हम राज्यसभा की शक्तियां और कार्यों को पढ़ रहे हैं। और इससे पहले वाली वीडियो में हमने बताया था आपको कि राज्यसभा के कौन कौन से कार्य होते हैं। जैसे पहला बताया था विधि निर्माण, दूसरा बताया था संविधान में संशोधन करना, तीसरा बताया था आपको वित्तीय शक्ति, फाइनेंशियल पावर्स उसकी क्या है। तो आज चौथा उसका कार्य क्या है या उसकी शक्ति क्या है वो पढ़ेंगे। तो इसमें आएगा कार्यपालिका संबंधी शक्ति, पावर्स रिलेटिंग टू एग्जीक्यूटिव, या ये भी कह सकते हैं कि कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना, ये भी हो सकता है शक्ति, या कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना। अब यहां पे देखिए कार्यपालिका का मतलब क्या हुआ, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। पहले के जो हमारे वीडियोस है, 2-3 वीडियो आप देखेंगे, उनमें विस्तार से मैंने बताया था कार्यपालिका का मतलब क्या होता है। कार्यपालिका से आशय होता है एक तो नाम मात्र की कार्यपालिका भारत में, एक वास्तविक कार्यपालिका। नाम मात्र की कार्यपालिका में राष्ट्रपति आते हैं, जबकि वास्तविक कार्यपालिका के फिर दो वापस उप विभाजन किया जाता है, एक स्थायी कार्यपालिका, एक अस्थायी कार्यपालिका। स्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत नौकरशाही आती है, चपरासी से लेकर आईएएस अधिकारी तक, यानी छोटे से छोटे कर्मचारी से लेकर भारत में जो कैबिनेट सचिव है वो केंद्र सरकार वाले। चूंकि संघीय कार्यपालिका की बात करें तो केंद्र सरकार के जितने कर्मचारी है, सरकार केंद्र सरकार के या संघ सरकार के जितने कार्यालय, उनके जितने कर्मचारी और अधिकारी हैं वो सभी संघीय कार्यपालिका के स्थायी भाग में आते हैं, यानी उसको संघीय स्थायी कार्यपालिका कहते हैं। एक होती है अस्थायी कार्यपालिका जिसमें मंत्री परिषद आती है, यानी मोदी जी और उनके सारे मंत्री, कितने भी 24 + 24 48 और 9 वो कितने हो गए 57। मोदी जी सहित 57 मंत्री हैं अभी भारत सरकार में। कितने मंत्री है 57, प्रधानमंत्री सहित। तो इन सभी पर नियंत्रण रखती है संसद, समझे ना, संसद कंट्रोल रखती है इन पर। अब नियंत्रण रखती है तो यहां क्या है, संसद के जैसे दो भाग है, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा के पास पावर अधिक है उस पर नियंत्रण रखने का, है ना, वो कंट्रोल ज्यादा रखती है। मंत्रिपरिषद लोकसभा से अधिक डरेगी, राज्यसभा से कम डरती है, क्योंकि राज्यसभा पर उसकी जो नियंत्रण कारी शक्ति है वो कम है राज्यसभा के पास। लोकसभा के पास तो बहुत अधिक है, लोकसभा तो बिल्कुल हटा भी सकती है। मोदी जी और उनके सभी मंत्रियों को अगर लोकसभा चाहे तो घर भेज सकती है, इतना पावर उनके पास। तो राज्यसभा के पास ये पावर तो नहीं है कि बिल्कुल ही घर ही भेज दे मंत्रियों को, लेकिन फिर भी वो कंट्रोल रखती है, काफी पावर्स है सरकार पर नियंत्रण रखने के। वो कौन से पावर्स है जिनकी चर्चा अभी हम करेंगे। तो इसमें पहला आता है प्रश्न पूछकर या प्रश्न पूछना, टू आस्क द क्वेश्चंस। राज्यसभा प्रश्न पूछकर कार्यपालिका पर या यूं कहें मंत्री परिषद पर नियंत्रण रखती है। कैसे रखती है, देखिए जो लोकसभा या राज्यसभा की बात करें तो दोनों का जो मीटिंग शुरू होती है वो 11 बजे शुरू होती है ना। वर्किंग डे के दिन जब भी मीटिंग होती है, सैटरडे और संडे की तो छुट्टी होती है हमारे। वैसे क्या कि बाकी जो हॉलीडेज होते हैं अपने यहाँ स्कूलों में या सरकारी कार्यालयों में वो सारे वहां भी होते हैं। तो वर्किंग डे की बात करें तो वर्किंग डे के दिन 11 बजे शुरू होती है मीटिंग। तो 11 बजे मान लो गणपूर्ति हो गई, यानी गणपूर्ति जैसे राज्यसभा में कुल सदस्य संख्या 245 है, 245 का गणपूर्ति के लिए 10% चाहिए, यानी 25 सांसद, 25 ही सांसद 11 बजे आ गए तो सभापति महोदय क्या करेंगे 11 बजे उसकी मीटिंग या कार्रवाई शुरू कर देंगे। तो 11 बजे से 12 बजे के मध्य का जो समय होता है प्रश्नकाल कहते हैं उसको क्या कहेंगे प्रश्नकाल। 11 से 12 बजे तक सुबह प्रश्नकाल, 11 से 12 बजे तक। प्रश्नकाल का मतलब प्रश्न पूछने का काल, क्वेश्चन आवर होता है, यानी आप इस दौरान सवाल पूछ सकते हैं। इस दौरान क्या काम होता है वहां
सवाल पूछने का, और कोई काम नहीं होगा, विधि निर्माण भी नहीं होगा, ये सिर्फ सवाल पूछने का समय होता है। इमरजेंसी में जरूर है कि विधि निर्माण जैसे करनी होती है तो वो कर देते हैं, बाकी जनरली यहाँ क्या होता है, सुबह 11 बजे मीटिंग स्टार्ट होगी, 11 से 12 बजे तक सवाल पूछे जाएंगे और उनके जवाब दिए जाएंगे। अब आपको ये समझना है यहाँ पे कि सवाल तो कौन पूछता है, जवाब कौन देता है। पूछता कौन है, पूछने वाला, पूछने वाला कौन, सांसद। उत्तर कौन दे, उत्तर देने वाला मंत्री। प्रश्नकाल की बात कर रहे हैं अपन, प्रश्न पूछे जाते हैं 11 बजे से 12 बजे के बीच में। अब सवाल कौन पूछेगा, प्रश्न पूछने का अधिकार किसको है, वो है सांसद को, यानी राज्यसभा के सदस्य, चाहे मनोनीत है या निर्वाचित। इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि साहब वो 233 जो निर्वाचित है उनको ही पावर है सवाल पूछने का। सवाल तो वो मनोनीत भी पूछ सकते हैं, क्या समझे, सबको पावर है सवाल पूछने का। तो पूछने वाला सांसद होता है। पहली बात, सभी सांसद मनोनीत और निर्वाचित पूछ सकते हैं, यानी 245 सांसद को ये पावर होता है पूछने का। दूसरी बात, किसी भी पार्टी का सांसद पूछ सकता है। ऐसा नहीं कि मान लो अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और राज्यसभा में सांसद है भी भारतीय जनता पार्टी के 75 और कांग्रेस के 39 है, बाकी छोटी छोटी पार्टियां। वहां क्या है, राज्यसभा में बीजेपी का बहुमत नहीं है, अभी लोकसभा में तो बहुमत है, 303 एमपी है इनके, लेकिन वहां नहीं है। हालांकि वहां किसी पार्टी का नहीं, कांग्रेस का भी नहीं है, कांग्रेस के तो और भी कम है। तो मान लो 75 सांसद है ना, तो ऐसा नहीं है कि सरकार बीजेपी की है तो बेचारे बीजेपी के सांसद सवाल नहीं पूछ सकते। सवाल तो कोई भी पूछ सकता है, बीजेपी का सांसद भी पूछ लेगा, कांग्रेस का भी पूछ लेगा, शिवसेना का भी पूछ लेगा, डीएमके का भी पूछ लेगा, मनोनीत भी होकर आया वो भी पूछ लेगा, कोई भी पूछ सकता है सवाल, यानी सांसद पूछ सकता है पहली बात तो। दूसरे नहीं पूछेंगे, कौन पूछेगा, जो सांसद है एमपी। ऐसा नहीं बाहर से कोई आम आदमी जाके सवाल पूछने लग गया, क्या समझे, या कोई अधिकारी पूछने लग गया, कर्मचारी, आम जनता, इनको पावर नहीं होता। सिर्फ जो सांसद है वही सवाल पूछेंगे। उत्तर कौन देते हैं, मंत्री। और सवाल किनसे पूछे जाते हैं, मंत्रियों से। सवाल किससे करेंगे, सांसद मंत्रियों से, और उत्तर मंत्री देंगे। ऐसा नहीं उत्तर की भाई जैसे कोई कर्मचारी आके दे दे कि चलो मैं देता हूं, खड़े हो गए, हाँ क्या पूछ रहे थे आप, या कोई अधिकारी आईएएस ऑफिसर आके दे दे, या सभापति खुद दे दे। सभापति भी नहीं देंगे उत्तर, उत्तर तो संबंधित मंत्री देगा। जो आपका प्रश्न है उस प्रश्न का संबंध किस डिपार्टमेंट से है, उस डिपार्टमेंट का मंत्री, या तो कैबिनेट मंत्री खुद आएगा या उसका असिस्टेंट मंत्री आएगा, वो दोनों में से कोई है जो वो जवाब देंगे इसमें, समझ गए। अब आपको मैं यहां प्रक्रिया, एक तो प्रश्नों के प्रकार क्या क्या है, उनको किन नामों से जाना जाता है, तो उनको समझाने के लिए एक यहां एग्जांपल बता रहा हूं जिसको ध्यान से देखिएगा बिल्कुल। मान लो इस वक्त राजस्थान से एक सांसद है राज्यसभा में, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, आपने नाम भी सुना होगा, अच्छे चर्चित नेता है ये राजस्थान के। तो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा है ना, ये है सांसद और राजस्थान से हैं ये भी राज्यसभा में। अच्छा यहां बैठते हैं, ये तो बात हुई किरोड़ी लाल मीणा की। यहां पे मान लो सभापति जी हैं भी, कौन, नायडू साहब, राज्यसभा के सभापति है ना, अध्यक्ष साहब वही तो करते हैं राज्यसभा की, और राज्यसभा की जो अध्यक्ष उनको अध्यक्ष ने कहकर सभापति कहा जाता है, ये ध्यान रखेंगे। तो ये नायडू जी, वेंकैया नायडू जी, जो भारत की क्या है, उपराष्ट्रपति है ना, ये सभापति जी हैं। इधर मान लो अपन बात करते हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, ये भारत के क्या है भी, स्वास्थ्य मंत्री, मेडिकल मिनिस्टर है भी ये, स्वास्थ्य मंत्री। अपन बात कर रहे हैं यहां पे मानसून सत्र की, चूंकि अभी मानसून सत्र शुरू होने वाला ही है संसद का,
तो राज्यसभा का लोकसभा का एक साथ ही होता है। सत्र आरंभ जो करते हैं राष्ट्रपति जी वो एक साथ करते हैं दोनों सदनों का, और सत्र अवसान भी लगभग आगे पीछे ज्यादा गैप नहीं होता, कभी राज्यसभा का पहले कर देते हैं, कभी लोकसभा कर देते हैं, तो साथ साथ ही इनका सत्र आरंभ होता है और साथ साथ ही सत्र अवसान होता है। अब यहाँ अपनी बात हो रही है राज्यसभा की, राज्यसभा की शक्तियां बढ़ रही है। एक तो ये ध्यान रखना, यहाँ लोकसभा की बात नहीं कर रहे, हालांकि ये शक्ति जो अभी प्रश्नकाल वगैरह की बता रहा हूँ सारे के सारे लोकसभा में भी होते हैं, तो यहाँ फर्क नहीं है उसमें। तो अभी आप ये समझे कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा सवाल पूछना चाह रहे हैं। बात है ये 2 मई की, कब? 2 मई 2020 इन्होंने ये सवाल पूछने के इच्छुक है। किनसे? स्वास्थ्य मंत्री से या स्वास्थ्य डिपार्टमेंट से, स्वास्थ्य विभाग से। भारत सरकार का जो स्वास्थ्य मंत्रालय है वहां से इनको कोई सूचना चाहिए। अब इनको सवाल पूछना है, उसका तरीका आप समझेंगे कैसे पूछेंगे ये। देखिए किरोड़ी लाल जी का सवाल है कि मंत्री वो ये जानना चाह रहे हैं भारत सरकार से कि हमें ये बताया जाए, इस सदन को ये बताया जाए कि भारत में 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक कोरोना से कितने आदमियों की मृत्यु हुई, कोरोना से कितने लोग मरे। अब वो तो स्वास्थ्य विभाग जो मंत्रालय वही बताएगा, उनके पास ही एग्जैक्ट डेटा, और जो वो बताएंगे वही ऑथेंटिक डेटा माना जाएगा, है जो वास्तविक डेटा आंकड़ा वही तो माना जाएगा ना, सरकार बताएगी। यूं अखबार वाले ऐसे कहने से कोई मानता नहीं। कोई अखबार वाला तो राजस्थान पत्रिका क्या लिख रहा है, नवभारत टाइम्स क्या लिख रहा है, राष्ट्रीय सहारा क्या लिख रहा है, इंडियन एक्सप्रेस क्या लिख रहा है, दैनिक भास्कर क्या लिख रहा है, कम ज्यादा बताते रहते हैं, तो एग्जैक्ट वही माना जाता है जो गवर्नमेंट बताती है। तो यहाँ पे किरोड़ी लाल मीणा को पूछना है कि 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक भारत में कोरोना से कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई। अब ये क्या करेंगे, 2 मई को अपना सवाल लेकर गए सभापति जी के पास। किसको देंगे ये? सभापति जी को। पूछने का तरीका आप समझ लेना ध्यान से, किसी किताब में मिलेगा नहीं आपको। सवाल लेकर गए नायडू जी के पास, सभापति है ना ये, इसलिए इनके पास, ये सभापति की हैसियत इनके पास, हैसियत से इनके पास जा रहे हैं। ये गए सवाल लेकर कि साहब मेरा ये सवाल है, तो नायडू जी ने उनका लेटर ले लिया, ठीक है। लेकर अब क्या है, नायडू जी ने वो लेटर, वो जो सवाल उसमें लिखा है, वो सवाल अपने एक कर्मचारी के मार्फत से यहाँ स्वास्थ्य मंत्रालय भिजवा दिया। वही दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्रालय, वही भाई राज्यसभा के पास, संसद भवन के पास ही सारे सरकारी विभागों के जो मंत्री वगैरह ये बैठते हैं वहां, पास में उधर भेज दिया उनको। किनको? इनका जो सवाल था उस सवाल को स्वास्थ्य मंत्री के पास भेज दिया, डॉक्टर हर्षवर्धन के यहाँ, ठीक है। और उनसे पूछा गया कि साहब हमारे सांसद महोदय हैं राज्यसभा के डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, उनका ये सवाल है, उसका जवाब आपको देना है। अब हर्षवर्धन साहब ये नहीं कह सकते कि यार मेरे पास टाइम नहीं है सवाल जवाब देने का, और होते कौन है वो पूछने वाले, नहीं देता मैं जवाब, चलो कह दो उनको, ये नहीं कह सकते। यानी कोई मंत्री किसी सांसद को अगर वो सवाल पूछ रहा है तो उसको जवाब देना होता है, बाध्य होता है। वो कुछ कंडीशन में नहीं होता, अभी बताएंगे आगे आपको, तो वो बाध्य होता है जवाब देने के लिए। वो ये नहीं कह सकता कि मेरे पास टाइम नहीं है, नहीं देता मैं जवाब, तुम कौन होते हो पूछने वाले, क्योंकि ये जनता द्वारा चुने हुए लोग हैं सांसद। अब वो एक बात अलग है कि डायरेक्ट चुन के आए हैं या इनडायरेक्ट चुन के आए हैं, प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन हुआ है या प्रत्यक्ष रूप से हुआ, कुल मिला के तो जनता से हुआ ना, तो जनता के आदमी है, तो जनता को तो पूछने का अधिकार है ना इनसे, इसलिए इनकी ड्यूटी है, इनका कर्तव्य है कि ये जो पूछेंगे उनको बताना है, इसलिए मना तो कर ही नहीं सकते। अब क्या कर रहे हैं कि नायडू साहब ने यहां से सवाल यहां गया, फिर इन्होंने सवाल को भेजा यहां, इनसे पूछा कि भाई ये इन्होंने इनसे क्या मैसेज भिजवाया इनके पास कि आपको इनके सवाल का जवाब देना है, बताओ कितनी तारीख को आप दे सकते हो। 20 दिन का समय तो मैं आपको दे रहा हूं, 20 दिन बाद कभी भी आपको 21वें दिन, 22वें दिन, 23वें दिन, जिस दिन आपको सूट कर रहा है उस दिन जवाब देना है, जिस आपको यहाँ उपस्थित होके। अच्छा, इसमें क्या किया, एक बात समझ लेंगे, किरोड़ी लाल जी मीणा ने जब यहाँ इनके पास लेटर पेश किया ना, इनके पास सभापति जी के पास सवाल का अपना सवाल जब पेश किया उन्होंने, तो इन्होंने नायडू जी ने किरोड़ी लाल जी से पूछा कि चलो मीणा साहब ये बताइए, आप अपने सवाल का जवाब मौखिक चाहेंगे या लिखित में चाहेंगे? क्या समझिए, क्या पूछा कि आप मौखिक चाहोगे उत्तर या लिखित में लिखा हुआ चाहोगे? नहीं मैं मौखिक चाहूंगा, लिखित में नहीं चाहिए।
तो यहां भिजवा दिया गया कि भाई आपको मौखिक उत्तर देना है। जब मौखिक उत्तर देना तो निश्चित रूप से इनको उपस्थित होना पड़ेगा। लिखित उत्तर में तो उपस्थित होने की जरूरत नहीं होती है। वो लेटर गया, लेटर के साथ फिर वो बाद में रिटन में ही वापस लेटर यहां भिजवा देते कि ये जवाब है, उनको बता देना। लेकिन यहां मौखिक पूछ रहे हैं, तो मौखिक पूछ रहे हैं तो इनको मौखिक देना है। और मौखिक देने का मतलब इनको खुद को उपस्थित होना है या इनके जो असिस्टेंट मंत्री है, 2 मंत्री होते हैं, उनको जाना है। अब इन्होंने कह दिया कि साहब ठीक है 2 मई को आ गए अपने पास, मैं ऐसा है उनको टाइम दे दीजिए, 23 मई को जवाब दे दूंगा। 23 मई तय हो गई। जवाब की तिथि कितनी हुई थी? 23/5/2020। यहां से डेट आ गई 23 मई। अब नायडू जी क्या करेंगे? इनको किरोड़ी लाल जी से कहेंगे कि किरोड़ी लाल जी आपको 23 मई को यहां राज्यसभा में उपस्थित रहना है, आप गाइड मत रहना है। उस दिन आपको सवाल पूछना है, हर्षवर्धन जी आएंगे, आपको सवाल, आपके सवाल का जवाब दे देंगे। समझ गए? टाइम दे दिया कि कितने बजे, 11:30 बजे आ जाना। 11:30 बजे ये आ गए साहब। अब आई 23 मई, 11:30 बजे ये आ गए 23 मई को, और 11:30 बजे ये पहुंच गए। उधर सभापति जी तो 11 बजे थे, इनको तो आना ही है, तो सभापति को तो सबसे पहले पहुंचना पड़ता है। पहुंच गए। अब क्या, जो ही 11:30 बजे सभापति जी ने इशारा किया किरोड़ी लाल जी से, चलो किरोड़ी लाल जी खड़े होकर पूछिए आपका सवाल। ध्यान से समझना मेरी बात, है ना? आगे फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, साहब आपने इसे बताया। अभी यहाँ हर शब्द का अलग अर्थ है, यहाँ पे विशेष अर्थ है उस। तो यहाँ पे क्या है कि मैं क्या कह रहा हूं, खड़े होकर पूछ रहे हैं किरोड़ी लाल जी। अब पूछने का तरीका क्या वो भी समझ लो। क्या बोलेंगे, संबोधित कैसे करेंगे? हर्षवर्धन जी को संबोधित नहीं करेंगे। हो सकता है हर्षवर्धन जी किरोड़ी लाल जी के पास ही आकर बैठ गए, एक ही टेबल पे एकदम टच कर रहे हैं दोनों को। फिर भी ऐसा नहीं कि वहीं के वहीं, चलो आप मेरे को, मैं आपको ये बता देता हूं ना 2 मिनट में, ये है लो कितने मरे, ये आंकड़ा मेरे पास। ऐसे नहीं होता। विधिवत रूप से, औपचारिक रूप से सवाल पूछा जाता है। उसमें क्या होगा, किरोड़ी लाल जी खड़े होंगे सीट पे और सभापति जी को संबोधित करते हुए सवाल पूछेंगे क्या, कि सभापति महोदय, मैं ये जानना चाहता हूं कि भारत में 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक कोरोना से कितने व्यक्तियों की डेथ हुई। बोल क्या रहे हैं? सभापति जी को संबोधित कर रहे हैं, हर्षवर्धन जी को नहीं कर रहे हैं। समझ गए? सवाल आते ही सभापति जी इशारा करेंगे हर्षवर्धन जी को, वो भी वहीं बैठे हैं सदन में, कि हर्षवर्धन जी जवाब दीजिए। ये खड़े होंगे, फिर ये क्या बोलेंगे, जो सुन लो, कि सभापति महोदय, मैं माननीय सदन के समक्ष ये बताना चाहता हूं कि 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक भारत में कोरोना से 5,245 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। मान लो, अपन एग्जाम्पल के रूप में ले रहे हैं, कम ज्यादा हो सकता है डेटा। क्या कह रहे हैं वो, 5,245 व्यक्तियों की मृत्यु हुई कोरोना से 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच में। ये जवाब हर्षवर्धन जी ने सभापति जी को संबोधित करते हुए वहां सदन में खड़े होकर माइक पर बोला, सबके सामने 245 सांसद उसको सुन रहे हैं, इनके जवाब को, और इनका जो प्रश्न था उसको भी 245 सांसद सुन रहे हैं। यहां क्या हो रहा है, मौखिक प्रश्न पूछा गया। क्या विशेषता रही इस सिस्टम की? मौखिक पूछा इन्होंने, इनका जवाब भी मौखिक आया। मेरी बात समझिए, पूछा मौखिक और जवाब भी मौखिक। अच्छा, ये क्या देखा मैंने आपको शुरू में क्या बताया, कि 2 मई को सवाल पूछा गया, मतलब लिखित में सूचना दी गई इनको कि मुझे सवाल पूछना, 2 तारीख को सूचना कर दी गई सभापति जी को। अब सभापति जी ने टाइम कौन सा दिया, 23 तारीख का, क्योंकि इसमें नियम क्या है कि उसका जवाब जो, जिस दिन वो सूचना देता है ना सांसद कि मुझे सवाल पूछना है, उस तारीख से 20 दिन बाद उसको जवाब दिया जाता है, पहले नहीं देते। क्या समझे? 20 दिन बाद जवाब दिया जाएगा उसको। तो 20 दिन बाद दिया जाएगा ना। रेयर केस में कभी कभार स्थिति ऐसी होती है कि कह दे कि साहब मेरे को तो विदेशी यात्रा जाना, इलाज कराने अमेरिका जा रहा हूं, तो मैं तो आप फिर 20 दिन बाद तो रहूंगा नहीं। तो रेयर केस में फिर वो 5 दिन का कंसेशन मिल जाता है, तो 15 दिन की में दे देते हैं जवाब, वरना नहीं देते। 20 दिन का कम से कम समय इनको दिया जाता है, क्योंकि ये बिजी, देखो हर्षवर्धन भारत जैसे देश के, इतना बड़ा देश है, उसके मंत्री हैं, वो भी स्वास्थ्य विभाग के, बहुत बिजी लाइफ होती है इनकी, तो हर वक्त ये फ्री नहीं होते। तो 20 दिन पहले इनको सूचना देनी होती, इनको बताया जाता है कि आपको एक दिन निकाल के 1 घंटे के लिए राज्यसभा आना है, जवाब देना, उस दिन मीटिंग चल रही है राज्यसभा की, और ये जवाब है। तो फिर ये टाइम सेट करते हैं, इसलिए इनको समय दिया जाता है पूरा।
तो क्या करेंगे, ये जवाब मौखिक जो प्रश्न पूछा गया और मौखिक जवाब दिया गया, 20 दिन का कम से कम समय इनको किरोड़ी लाल जी ने दिया, इनको सभापति जी को दिया ना, 20 दिन बाद ही जवाब मिल रहा है, पहले नहीं मिलेगा। ये जो तरीका है प्रश्न पूछने का, या इस तरीके से जो प्रश्न पूछा जाता है ना, उस प्रश्न को कहते हैं तारांकित प्रश्न, स्टार्ड क्वेश्चन। इसे क्या कहेंगे, तारांकित। तो मैं यहां पे लिख देता हूं आपके, ये जो प्रश्न है तारांकित प्रश्न। तो ये आप समझ गए ना, एक बार इसका आप लेना चाहे तो थोड़ा ले लीजिए, फिर मैं आगे इस पे लिख देता हूं स्क्रीनशॉट। ले लिया होगा आपने, चलो मैं यहां लिख देता हूं एक बार, फिर आप, इसे कहते हैं तारांकित प्रश्न। ऐसा प्रश्न, इसको इंग्लिश में कहेंगे स्टार्ड क्वेश्चन या तारांकित प्रश्न, स्टार्ड क्वेश्चन। यानी तारांकित प्रश्न वह प्रश्न होता है जो इस तरीके से पूछा जाता है। समझ गया आप बात को? तारांकित प्रश्न किसे कहेंगे, जिसमें क्या विशेषता हो गई इसकी, कि ये एक तो मौखिक पूछा जाता है और मौखिक इसका जवाब दिया जाता है, इसकी प्रमुख विशेषता। और दूसरा ये है कि 20 दिन पहले का समय इसको देना होता है, 20 दिन बाद ही इसका जवाब आता है। समझ गया आप बात को? वैसे आपका जो एग्जाम है उसके अनुसार इतना डीप नहीं आएगा कि 20 दिन ये ऐसे पूछेंगे नहीं, आरएस लेवल वाले को पूछते हैं, ये आपके पटवारी, कांस्टेबल या जैसे टीचर्स के एग्जाम होते हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट वगैरह, ये तो इनमें इतना डीप नहीं पूछा जाता, वो समझाने के लिए मैंने सारा बताया है। तो अभी जैसे हम आरएस वाले को पढ़ाते हैं या आईएएस वालों को पढ़ाएंगे, तो उस वीडियो में आप देखेंगे उसमें थोड़ा डीपली जाएंगे, इसमें सारा लिखाएंगे उनको कि 20 दिन लिखो और उसमें फिर रिलैक्सेशन कितने दिन का होता है, वो सारी चीजें। लेकिन यहाँ जरूरत नहीं, आप इसको समझिए। तारांकित प्रश्न की मुख्य विशेषता क्या है, मौखिक पूछा जाता है और मौखिक ही उत्तर आपके सामने, ये घटना भी घटित हुई, आप समझ गए। ठीक है, अब चलते हैं आगे। आप एक बार शॉर्ट ले लीजिए इसका पूरा, फिर मैं एक इसमें ये तारांकित नाम क्यों रखा गया, जरा इसके बारे में सुन लीजिएगा। तारांकित, इसका अपन जैसे अर्थ निकाले शाब्दिक अर्थ, तो यानी जिस पर तारा अंकित होता है उसे कहते हैं तारांकित। तो ये जो जिस पेपर पर ये सवाल, इस प्रकार का सवाल प्रिंटेड रहता है ना, उस पेपर के ऊपर यानी टॉप पर एक तारा अंकित कर दिया जाता है इससे, इसलिए इसको कहते हैं तारांकित। तो इसको, क्योंकि ये सभापति जी करते हैं ये काम, ये उनके पावर की बात होती है कि ये तारांकित माना जाएगा या तारांकित माना जाएगा, अल्प सूचना प्रश्न माना जाएगा या अनुपूरक प्रश्न माना जाएगा, ये इनके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है, सभापति जी नायडू जी के। तो इन्होंने इनसे पूछा ना कि आपको, कि मुझे लिखित मौखिक ही उत्तर पूछना है, वो सवाल पूछना है और मौखिक ही उत्तर चाहिए, तो फिर इन्होंने उस कैटेगरी को किसमें माना, तारांकित में। तो यहाँ तारांकित कर दिए, समझ गए हर्षवर्धन जी, किस पे तारांकित हो रखा है ऊपर पेपर पे, इट मींस मुझे खुद को जाके वहां मौखिक जवाब देना है, समझ गए। तो उसके अनुसार फिर वो डेट तय करते हैं। तो तारांकित का मतलब ये होता है। अब यहाँ एक परिभाषा अगर अपन जैसे शॉर्ट में आपको क्या याद रखना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसमें जरा आप लिख लीजिए कि तारांकित प्रश्न, यानी पहला जो प्रश्न हुआ अपना वो हुआ तारांकित प्रश्न। इसकी विशेषता क्या हुई, मौखिक सवाल व मौखिक ही जवाब, मौखिक जवाब, ये सबसे बड़ी विशेषता है इसकी। वैसे ये भी है कि 20 दिन पहले इसको 20 दिन पहले पूछा जाता है, 20 दिन पूर्व पूछा जाता है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका जिस दिन आप पूछोगे ना उसके कम से कम 20 दिन बाद मिलेगा वो, ज्यादा से ज्यादा तो 40 दिन भी हो सकते हैं, 30 दिन भी हो सकते हैं। अगर मिनिस्टर यहाँ नहीं है, बिजी चल रहे हैं, तो ये सभापति जी फिर आगे आपसे कहेंगे कि भी आपको 1 महीना नहीं मिलेगा आंसर। तो क्या समझे, कम से कम 20 दिन का तो इसमें समय देना ही होता है उस प्रश्न पूछने वाले को। यानी किसको देंगे, जो जवाब देगा,
टाइम किसको मिलेगा? जवाब देने वाले को। और प्रश्न जो पूछ रहा है सांसद से कहा जाता है कि भी आपको 20 दिन तसल्ली रखनी पड़ेगी। समझ गए? ये इसकी मुख्य विशेषताएं होती है। अब आपके एग्जाम का जो स्टैंडर्ड है उसमें आप इतना याद रख लेना कि तारांकित प्रश्न का मतलब ये होता है जिसके ऊपर तारांकित होता है, प्लस मौखिक सवाल पूछा जाता है और मौखिक ही जवाब होता है। बस इसके अलावा ज्यादा जमेले में पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। अब मान लो अगर ये जिस दिन यहां पूछा ना इन्होंने 2 मई को सवाल दे दिया यहां सभापति जी के यहां किरोड़ी लाल जी ने, अब दे दिया। इन्होंने पूछा था कि आपको लिखित उत्तर कैसा चाहिए, लिखित में चाहिए मौखिक चाहिए, तो इन्होंने क्या कहा था? मौखिक। लेकिन अगर ये कहते हैं वहां मौखिक नहीं कहकर ये कह देते कि मुझे लिखित में उत्तर चाहिए और लिखित में मैं सवाल दे रहा हूं, है ना, तो क्या होता? फिर उस पेपर के ऊपर स्टार अंकित नहीं होता, अनस्टार्ड होता वो सवाल। उसे कहते हैं अतारांकित प्रश्न। ऐसे प्रश्न को क्या कहेंगे? अतारांकित, अनस्टार्ड। यानी अगर अतारांकित बी, सवाल की जो कैटेगरी है वो बी, अतारांकित। अतारांकित प्रश्न का मतलब है, तारांकित और अतारांकित प्रश्न में अंतर क्या है वो समझ लो। लिखित प्रश्न, लिखित सवाल व लिखित जवाब, बस ये इतना ही फर्क है दोनों में, और कोई फर्क नहीं है। इसमें क्या होगा? सभापति जी पूछेंगे इनसे कि आपको जवाब कैसे चाहिए, वो कह देंगे कि मुझे लिखित में चाहिए जवाब और प्रश्न भी मुझे लिखित में पूछना है। तो यहां क्या होगा? ये लेटर दे देंगे इनको, ये लेटर भिजवा देंगे स्वास्थ्य मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय से उसका जवाब बन के आ जाएगा। मंत्री जी नहीं आएंगे यहां राज्यसभा, जवाब ही आएगा चपरासी के साथ। वो लेटर भिजवा देंगे 10-12 दिन में कि चलो ये लो, ये आपने जो जवाब मांगा था वो मेरा ये जवाब है। तो ये सभापति जी को जवाब दे देंगे, लिखित में आ जाएगा, लेटर यहां से भिजवा देंगे। और ये फिर किरोड़ी लाल जी को बुला करके ये लो, जब भी मीटिंग होगी उस दिन कह देंगे कि आपने जो जवाब मांगा था उसका ये रिटर्न में जवाब ये है, ये हमारे पास वहां से हर्षवर्धन जी के मंत्रालय से आ गया है, ये आप जवाब लीजिए। यानी यहां न तो मौखिक ये पूछ रहे हैं और न ही ये मौखिक जवाब दे रहे हैं। समझ गए? यानी इनको या राज्यसभा आने की जरूरत नहीं है इस प्रकार के प्रश्न में। तो इस प्रकार के प्रश्न को या इस तरीके से जो प्रश्न पूछा जाता है, लिखित तरीका यानी लिखित में पूछना, लिखित में जवाब लेना, उस तरीके के प्रश्न को कहते हैं अतारांकित, अनस्टार्ड क्वेश्चन। समझ गए? एक कैटेगरी ये हो गई। अब अभी एक कैटेगरी और है इसकी, आगे चलो आप। ए बी हो गया आपके। कई तरीकों से सवाल पूछे जाते हैं और एग्जाम में भी ये पूछा जाता है। अब मान लो ये हो जाए, किरोड़ी लाल जी ये कह दे कि साहब 2 मई की बात है और वो किरोड़ी लाल जी ये कहे कि मेरे को तो सभापति महोदय 10 दिन के अंदर अंदर जवाब चाहिए, मुझे तो फिर विदेश यात्रा जाना है। अच्छा 10 दिन में चाहिए, तो 10 दिन में चाहिए तो फिर सभापति जी अच्छा ठीक है 10 दिन में आपको जवाब चाहिए ना, तो ये क्या करेंगे? इनसे ले लेंगे। किनसे? सांसद महोदय से, लिखित में क्वेश्चन आ गया और इनसे पूछेंगे 10 दिन में चाहिए, और ये कह रहे हैं कि 10 दिन में चाहिए, 10 दिन में मौखिक चाहिए। क्या कह रहे हैं? 10 दिन में चाहिए, 10 दिन में मौखिक चाहिए। तो यहां क्या अभी तो जवाब लिखित सवाल लिख के दे रहे हैं, इनको सूचना दे दी कि मुझे इसका जवाब चाहिए मंत्री महोदय के मुंह से, वो मौखिक रूप से चाहिए और मैं भी मौखिक ही पूछूंगा। अब क्या होगा? अब इनको जो है ना, ये 2 तारीख को दिया लेटर, यहां सवाल का लेटर दे दिया, फिर इन्होंने लेटर यहां भिजवा दिया, इनसे कह दिया कि 10 दिन का समय ही दिया जाएगा, इसमें आपको 10 दिन ही मिलेगा। 11वें 12वें 13वें 14वें 15वें किसी भी दिन आपको ज्यादा से ज्यादा 5-7 दिन का समय और दे रहा हूं मैं। 15 दिन के अंदर अंदर हर हालत में आपको जवाब देना है। यानी 11 दिन में वो ये भी कह सकते हैं कि 11वें दिन आपको जवाब देना है। 2 तारीख को आया नहीं इनके पास, तो ये कहेंगे कि मुझे 13 तारीख को इनको हर हालत में जवाब देना है। 15 का उनको बाहर जाने का है प्रोग्राम, तो मुझे क्या
10 दिन में ही जवाब देना है। तो अब यहां से तारीख सेट होके आएगी कि चलो 10 दिन में देना है ना, तो साहब ऐसा 12 तारीख को होते हैं 10 दिन, तो 12 को तो मैं नहीं आ पाऊंगा, चलो 13 को आ जाऊंगा। तो ये जवाब देने की तारीख कौन सी आ रही है यहां? 13 तारीख को जवाब दिया जाएगा। अब जो घटना 23 तारीख को हुई ना, वही घटना ये अब 13 तारीख को ही हो रही है। कैसे? कि उस दिन हर्षवर्धन जी भी आ जाएंगे राज्यसभा में, मान लीजिए समय दे दिया वही 11:30 बजे का, 11:30 बजे ये भी आ गए, इधर पहले से ही बैठे हुए मीणा साहब इंतजार कर रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री का, सभापति जी पहले आ गए 11:45 बजे राज्यसभा में बैठे हैं, जो ही 11:30 बजे उन्होंने इशारा किया किरोड़ी लाल जी से, चलो पूछो अपना जवाब। इधर जवाब पूछ लिया इन्होंने, सवाल पूछो अपना, इन्होंने सवाल पूछ लिया, वही सवाल कि 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में कितने व्यक्तियों की कोरोना से डेथ हुई। उधर फिर इशारा करेंगे सभापति जी हर्षवर्धन जी की तरफ के, आप जवाब दो। खड़े होकर बोलेंगे हर्षवर्धन जी कि सभापति महोदय, मैं सदन को ये बताना चाहता हूं या माननीय सांसद के ये ध्यान में लाना चाहता हूं कि भारत में 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के मध्य 5245 व्यक्तियों की कोरोना से मौत हुई। तो ये जो कहलाता है ना, यानी क्या किया, मौखिक ही उत्तर दिया और प्रश्न भी मौखिक ही पूछा गया। तो फिर उसमें तारांकित वाले में इसमें क्या फर्क रहा? फर्क रहा सिर्फ किसका? अवधि का। क्या समझे? अवधि का फर्क रहा। इसमें 10 दिन में जवाब मिल जाता, उस सिस्टम में तारांकित प्रश्न में क्या होता है, 10 दिन में जवाब नहीं मिलता, कम से कम 20 दिन बाद मिलता है। यहां 10 दिन बाद कभी भी जवाब मिल जाता है। तो इस तरीके से जो प्रश्न पूछा जाता है उस प्रश्न को कहते हैं अल्प सूचना प्रश्न। सी, अल्प सूचना प्रश्न। इंग्लिश में कहेंगे इसको शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, शॉर्ट नोटिस अल्प सूचना प्रश्न। इसकी मुख्य विशेषता होती है 10 दिन का समय दिया जाता है, 10 दिन का समय, बस 10 दिन बाद तो आपको उत्तर देना ही देना है, मंत्री जी को उत्तर देना ही पड़ेगा 10 दिन बाद तो, और वो भी मौखिक। अच्छा, मौखिक सवाल व मौखिक ही जवाब, यानी तारांकित में और अल्प सूचना प्रश्न में एक ही फर्क है कि उसमें 20 दिन का समय देते हैं, इसमें 10 दिन का समय देते हैं, और कोई फर्क नहीं है। तो ये हो गया आपके अल्प सूचना प्रश्न, समझ गए? अब आगे चलेंगे कि इसके बाद, चलो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, तो फिर आगे बढ़ते हैं। यहां पे मान लो 3 प्रकार के प्रश्न हो गए ना अपने। अब चौथे प्रकार का प्रश्न अपन जानेंगे, वो क्या होता है। देखो इसमें क्या होता है कि जैसे अपन ने यहां 2 कैटेगरी के प्रश्न पढ़ेगी। जैसे पहली कैटेगरी थी तारांकित प्रश्नों की, और दूसरी कैटेगरी तारांकित, तीसरी जो कैटेगरी थी अल्प सूचना प्रश्न की थी। तो पहली और तीसरी में एक समानता थी, क्या? यानी तारांकित प्रश्न और अल्प सूचना प्रश्न में एक समानता क्या थी कि वहां मौखिक में ही सवाल पूछा जाता है और मौखिक में ही जवाब दिया जाता है। समझ गए? मौखिक लिखा हुआ, उसकी भी तारांकित की भी ये विशेषता होती है। अब जैसे ये तो सवाल पूछा, क्या एक लाइन में सवाल पूछा गया कि आप कृपया ये बताएं कि 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के मध्य भारत में कोरोना से कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई। एक लाइन का सवाल, एक सवाल। अब उन्होंने बताया 5245। अब अचानक से किरोड़ी लाल जी के दिमाग में, या मान लो इनके पास ही बैठे हुए थे भूपेंद्र यादव, वो भी राजस्थान से क्या है, राज्यसभा के मेंबर है। भूपेंद्र यादव ने ये भी पूछ सकते हैं, और इनके बजाय दूसरे भी पूछ सकते हैं, दूसरे सांसद क्योंकि सभी सुन रहे हैं। मौखिक, मैंने क्या कहा, मौखिक सवाल पूछा जा रहा है, मौखिक ही जवाब दिया जा रहा है, माइक पे बोला जा रहा है। 245 ही सदस्य बैठे हैं वहां, सब सुन रहे हैं। तो अब उनमें से मान लो भूपेंद्र यादव राजस्थान से राज्यसभा के मेंबर हैं भी, उन्होंने उठा के पूछ लिया कि सभापति महोदय, हम ये जानना चाहते हैं, सदन ये जानना चाहता है कि ये जो मंत्री महोदय ने अभी आंकड़ा बताया 5245 का मरने वालों का, इसमें कृपया ये बताएं कि इसमें महिलाएं कितनी थी और पुरुष कितने थे।
एक सवाल पूछा जा रहा वापस, इसकी पहले कोई सूचना नहीं थी। क्या समझे आप? पहले कोई सूचना नहीं थी, है ना। तो सवाल क्या पूछा गया कि महिलाएं कितनी पुरुष कितनी। अब इधर इन्होंने भी, हर्षवर्धन जी ने बता दिया हाथों हाथ, फिर खड़े हुए। एक बार तो इन्होंने पूछा, किरोड़ी लाल जी ने जवाब दे दिया, बात खत्म। फिर तुरंत बाद ये खड़े हो गए भूपेंद्र यादव, इन्होंने सभापति जी की तरफ इशारा करके कि साहब मेरे को पूछना है 1 मिनट। तो वहां पहले सूचना देने की जरूरत नहीं होती। जब हाथों हाथ कोई, मान लीजिए कोई जवाब आ रहा है, उसके संबंध में कोई और सवाल पूछना हो, पहले नहीं पूछा गया हो, मान लीजिए इसमें क्या किरोड़ी लाल जी भी पूछ सकते थे ये बात दोबारा यहाँ पे, तो इन्होंने नहीं पूछकर मान लो भूपेंद्र यादव ने पूछ ली कि महिला और पुरुष कितने कितने थे, तो हर्षवर्धन जी वापस खड़े होंगे, ये सभापति जी इशारा करेंगे हर्षवर्धन जी की तरफ। पहले तो भूपेंद्र यादव को उठा दिया सभापति ने। अच्छा कि भूपेंद्र जी क्या पूछना चाहते हैं आप? कि मैं ये पूछना चाहता हूं महिलाएं कितनी थी, पुरुष कितनी थी मरने वालों में। फिर ये अच्छा ठीक है, फिर सभापति जी उठाएंगे हर्षवर्धन जी को, वापस दीजिए आप जवाब। तो हर्षवर्धन जी बोलेंगे कि मरने वालों में 3000 तो पुरुष थे, 2245 महिलाएं थी, मान लो ऐसे बोल दिया उन्होंने, एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन, तो ऐसे बोल दिया तो जवाब मिल गया ना। यानी वापस भूपेंद्र यादव ने भी मौखिक सवाल पूछा और मौखिक ही जवाब मिला। इस तरीके का प्रश्न या इस तरीके से जो प्रश्न पूछा गया वो प्रश्न संसदीय भाषा में कहलाता है अनुपूरक प्रश्न, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। सप्लीमेंट्री होती है ना एग्जाम में भी, नहीं होती क्या कि सप्लीमेंट्री आई साहब मेरे, तो सप्लीमेंट्री वाले को क्या कराते हैं, पहले मान लो 6 सब्जेक्ट दे, 6 में ही एग्जाम दिए, जो मेन एग्जाम होता है उसमें तो। लेकिन जब सप्लीमेंट्री होता है तो एक इंग्लिश में सप्लीमेंट्री है तो इंग्लिश में ही तो बैठता है ना वो। वैसे ये सवाल में क्या होता है कि बस एक फैक्ट उसने पूछा, क्या पूछा कि आप ये बता दो महिलाएं कितनी पुरुष कितने हैं। तो ये जो उसका सहायक सवाल होता है, यानी इससे संबंधित दूसरा सवाल जो अचानक पूछा जाता है उसको कहते हैं अनुपूरक सवाल या अनुपूरक प्रश्न, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। अब ये कब पूछा जाता है, इसको अपने को फैक्ट ये जानना है। एक तो जब तारांकित प्रश्न का जवाब दिया जा रहा है उस जवाब के संबंध में, और एक अल्प सूचना प्रश्न का जवाब दिया जा रहा है उस जवाब के संबंध में भी। समझे आप? कब पूछा जाएगा? तो फिर बचा कौन सा? अतारांकित प्रश्न का जब जवाब आता है ना उस वक्त अनुपूरक प्रश्न या सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, क्योंकि उस वक्त तो हर्षवर्धन जी होते ही नहीं है यहाँ। भाई अतारांकित में तो क्या होता है कि लिखित में आया हुआ स्वास्थ्य मंत्रालय में, तो अब हाथों हाथ किससे पूछोगे? मंत्री जी तो सदन में ही नहीं, उन्होंने तो लिखित में भेज दिया, और वो भेज दिया तो वो गया भी किरोड़ी लाल जी के पास ही। केवल उस जवाब का पता सिर्फ और सिर्फ या उस जवाब की सूचना किसको मिली? किरोड़ी लाल जी को ही। बाकी जो 243 लोग 240 लोग और बैठे हैं सदन में, उनको मालूम नहीं है कि किरोड़ी लाल जी ने तो क्या तो सवाल पूछा और उसका जवाब क्या आया। वो गोपनीय रहता है, या तो किरोड़ी लाल जी जानते हैं, या सभापति जी जानते हैं, या हर्षवर्धन जी जानते हैं। तो है तारांकित प्रश्न के तो मामले में तो क्योंकि लिखित में आएगा, पेपर के माध्यम से लिखित में जाएगा, लेकिन जो मौखिक होता है ना, जैसे तारांकित प्रश्न है या अल्प सूचना प्रश्न है, उसमें तो खड़े होकर माइक पे बोला जाता है, तो जो सवाल पूछा जा रहा है उस सवाल को भी सभी सुनेंगे, और जो जवाब दिया जा रहा है उस जवाब को भी सभी सुनेंगे। तो सब सुन रहे हैं ना, तो उनमें से कोई खड़ा होकर पूछ लेगा चलो ये बताओ महिलाएं कितनी थी, पुरुष कितने थे। तो ये किस कंडीशन में पूछा जाएगा? तारांकित प्रश्न और अल्प सूचना प्रश्न, क्योंकि दोनों के समय बाकी सांसदों को पता रहता है, और जो खुद भी अगर पूछना चाहे, यानी ये अल्प सूचना, ये क्या नाम, अनुपूरक जो प्रश्न है या जिसको पूरक प्रश्न भी कहते हैं, वो स्वयं जो पहले जिसने मेन क्वेश्चन पूछा ना, यानी किरोड़ी लाल जी खुद भी पूछ सकते थे वापस ये बात, लेकिन इन्होंने नहीं पूछी। यानी ये भी पूछ सकते थे, लेकिन ये भी कभी पूछेंगे या कि वो जवाब तारांकित प्रश्न का आ रहा है या अल्प सूचना प्रश्न का आ रहा है। यानी आप समझे क्या यहां पे कि ये जो अनुपूरक प्रश्न है, यहां लेते हैं इसको, अनुपूरक जो प्रश्न है, सप्लीमेंट्री जो क्वेश्चन है, ये कब पूछा जाएगा? जब डी अनुपूरक प्रश्न, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, ये कब पूछा जाएगा? तारांकित प्लस वह अल्प सूचना
प्रश्न के जवाब के समय जब जवाब दिया जा रहा ना मंत्री जी द्वारा, उस वक्त पूछा जाएगा हाथों हाथ ही खड़े होगी किसी दूसरे सांसद द्वारा। ठीक है। अच्छा, इसमें भी क्या हुआ, क्या होगा इसमें? मौखिक प्रश्न मौखिक उत्तर, मौखिक प्रश्न प्लस मौखिकी उत्तर, हाथों हाथ पूछा जा रहा ना। आप समझ गए बात को? ये अनुपूरक प्रश्न कहलाता है, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। तारांकित व अल्प सूचना प्रश्न के जवाब के समय, अतारांकित के समय तो पूछ ही नहीं सकते इसको, क्योंकि आप पूछोगे किससे, वहां बताने वाला तो है ही नहीं। केवल तारांकित और अल्प सूचना प्रश्न के समय ही ये हर्षवर्धन वहां मौजूद है सदन में, इसलिए हाथों हाथ पूछ लेते हैं, तो इसको कहते हैं अनुपूरक प्रश्न। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। एक तो आपके प्रश्न पूछने का समय हो गया 11 से 12 के मध्य, यानी प्रश्न कब पूछे जा रहे हैं? 11 से 12 के बीच में, उसे कहते हैं प्रश्न काल। तो प्रश्न काल के दौरान प्रश्न पूछे जाते हैं 3 प्रकार के प्रश्न। कितने? 4 प्रकार के प्रश्न। 4 प्रकार के हो गए ना, तारांकित, अतारांकित, अल्प सूचना, अनुपूरक। ये 4 प्रकार के प्रश्न तो पूछे जाते हैं प्रश्न काल में। एक प्रश्न पूछने का एक समय और होता है, वो 11 से 12 था ना, ये समय होता है शून्य काल। इंग्लिश में कहते हैं इसको 0 आवर। 0 आवर, 0 आवर, शून्य काल, 12 से 1 बजे। राज्यसभा में 12 बजे से लेकर 1 बजे तक का जो समय होता है, उस समय को कहते हैं, उस काल को कहते हैं शून्य काल, 0 आवर। 0 इसलिए कहा जाता है कि इस समय 12 बज चुके होते हैं ना, तो 12 का मतलब ये मानो 0 टाइम है इस वक्त भाई। 12 का मतलब शून्य टाइम हो रहा है, समझ गए? तो 12 बजे का समय होने के कारण इसको 0 आवर कहते हैं। तो इस दौरान भी सवाल पूछे जाते हैं। अब शून्य काल में सवाल पूछने का तरीका क्या है? क्या इसमें पहले सूचना दी जाती है या नहीं दी जाती है? क्या मंत्री जवाब देने के लिए बाध्य होता है कि नहीं होता है? जो मैंने पहले वाले बताए थे आपको, उन स्थितियों, उन प्रश्नों में तो जवाब देने के लिए बाध्य होता है। अनुपूरक प्रश्न में जरूर है, मान लो ऐसा उसने इतना डीपली प्रश्न पूछ लिया कि मंत्री के पास इस वक्त सूचना नहीं, तो वो समय दे सकता है कि साहब मैं आपको कल या परसों 2 दिन बाद इसका जवाब दे दूंगा। लेकिन बाकी तारांकित, अतारांकित, अल्प सूचना, इनमें तो हाथों हाथ जवाब देने ही होते हैं। समझ गए आप? यहां शून्य काल में क्या होता है, देखो इसको समझो, इसकी विशेषता लिखा देता हूं मैं आपको। एक तो शून्य काल का मतलब है 12 बजे से लेकर 1 बजे तक, है ना। और दूसरी बात होती है इसमें बिना पूर्व सूचना के। भाई अब तक जो प्रश्न पूछे गए ना, एक अल्प अनुपूरक प्रश्न को छोड़ दें आप, बाकी तो सभी प्रश्न बिना पूर्व सूचना, मतलब पूर्व सूचना के पूछे गए ना उसमें। यहां क्या होता है कि बिना पूर्व सूचना के पूछा जाता है, पहले से कोई सूचना नहीं होती है। सांसदों को पता लग जाएगा आज मान लो हर्षवर्धन जी यहाँ आए हुए हैं राज्यसभा में, तो किरोड़ी लाल जी बैठे हैं वहां, अच्छा यही आए हुए हैं ना, चलो उठा के पूछ लेते हैं। तो शून्य काल में खड़े होकर पूछ लेंगे वो कि क्या संबोधित करेंगे सभापति जी को कि सभापति महोदय, मैं ये जानना चाहता हूं भारत सरकार से कि, या ये भी कह सकते हैं कि मैं ये जानना चाहता हूं माननीय हर्षवर्धन जी से, भारत स्वास्थ्य मंत्री भारत सरकार से, कि 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के मध्य भारत में कोरोना से कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई। खड़े होकर, पहले कोई सूचना नहीं थी। ये भी एकदम अचंभित रहेगा, यार ये सवाल कहां से पूछ लिया इन्होंने, इनको मालूम नहीं था ऐसा सवाल पूछा जाएगा, ये तो किसी दूसरे कारण से आए हुए थे यहाँ, समझ गए, किसी और काम से आए थे, और उठा के सवाल पूछ लिया किरोड़ी लाल जी ने। अब पूछ लिया ना,
तो सभापति पहले इनको इशारा किया, सभापति जी ने अच्छा आप सवाल पूछना चाहते हैं, चलो ठीक है खड़े हो गए। पहले सूचना देने की जरूरत नहीं होती इसमें, तो हाथ खड़ा करके पूछ लेते हैं। अच्छा आप पूछना चाहते हैं, चलो क्या क्या पूछना आपको, मुझे ये पूछना, अच्छा ठीक है पूछ लिया। चलो फिर कभी इन्होंने कह दिया कि मुझे हर्षवर्धन जी से पूछना है सवाल, तो हाथों हाथ हर्षवर्धन जी वही बैठे, हर्षवर्धन जी को की तरफ इशारा करेंगे सभापति, चलो खड़े होइए आप जवाब दीजिए। तो जवाब देने में क्या होता है, उनमें इनमें फर्क क्या है, अगर इनको डेटा मालूम है कि 5245 व्यक्ति मारे गए, तो वो बता देंगे कि 5200 व्यक्ति मारे गए, खड़े होकर मौखिक जवाब दे देंगे। लेकिन बाय द वे इनको याद नहीं है, तो झूठा डेटा नहीं दिया जाता, झूठे आंकड़े देने का प्रचलन नहीं है संसद में, क्योंकि अंदाजबाजी के साथ लगभग 5250 या 45 ऐसे हो सकते हैं, ऐसे जवाब नहीं दिए जाते। लगभग शब्द की तो एंट्री नहीं है लोकसभा और राज्यसभा में, वहां एग्जैक्ट आंकड़ा जाएगा, समझ गए। तो फिर जब इनको एग्जैक्ट मालूम नहीं है ना कि 5245 है या 46 है या 48 है या 44 है, तो फिर ये कहते हैं कि साहब मैं भी देने की स्थिति में नहीं हूं जवाब। यानी इसका मतलब क्या हुआ, मैं क्या कहना चाहता हूं, या इसकी क्या विशेषता हुई शून्यकाल की, मंत्री जवाब देने के लिए बाध्य नहीं है, मंत्री जवाब देने के लिए बाध्य नहीं है। समझे क्या, यहां 0 आवर में जब कोई सवाल पूछा जाता है किसी सांसद द्वारा, तो मंत्री जवाब देने के लिए बाध्य नहीं होता है। अगर उसको आ रहा होता जवाब, अगर तैयारी होती है, याद है तो दे देगा, और बाय द वे याद नहीं है ना और नहीं दिया, तो उसमें यह नहीं है कि साहब आपने तो जो अपने कर्तव्य की पूरी पालना ही नहीं की, अवहेलना नहीं मानी जाएगी वो सांसदों की। उसमें यही है जिसमें नियम ये बना हुआ कि भाई आए तो आप दे दो जवाब, नहीं आ रहा तो नहीं देंगे। तो यहां शून्यकाल में क्या हो गया, बिना पूर्व सूचना के सवाल पूछे जाते हैं और मौखिकी पूछे जाएंगे। मौखिकी इसके क्या, मौखिकी पूछे जाते हैं, मौखिकी जवाब दिए जाते हैं। मौखिक पूछना प्लस जवाब, ये होता है इसमें। मौखिकी सवाल पूछा जा रहा है और मौखिकी इसमें और जवाब दिया जा रहा है। इसमें क्या होता है कि बिना पूर्व सूचना के पूछे जाते हैं, ये होता है। अच्छा ये शून्यकाल जो है ये केवल भारत में प्रचलित है। ये शून्यकाल शब्द वैसे हमने जो संसदात्मक प्रणाली है वो कहां से ली, इंग्लैंड से। ज्यादातर हमने संसदीय प्रणाली के नियम लगभग ये मान लो कि सारे इंग्लैंड से लिए हमने, संसदीय व्यवस्था वाले जो नियम है, जो कानून है, जो भी अनुच्छेद लिखे हैं संविधान में, वहीं से लिए। लेकिन ये वहां भी नहीं है शून्यकाल, ये शून्यकाल वहां भी नहीं। इंडिया में क्या है कि वैसे मीडिया की देन है, इस वक्त क्या होता है शून्यकाल में पूछ लेते हैं तो कि शून्यकाल एक नया नाम दे दिया गया है, तो भारतीय संसद की उपज है। अब यहाँ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इतना ही याद रखना है जितना अपने पेपर का स्टैंडर्ड है कि बस शून्यकाल 12 से 1 बजे तक होता है, बिना पूर्व सूचना के सवाल पूछे जाते हैं और मंत्री देने के लिए बाध्य नहीं होता है। बस ज्यादा जमने में पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, बहुत सिलेबस याद करने के लिए, समझ गए। यहां इतना ही जरूरी है जो मैंने आपको बता दिया। तो प्रश्न पूछना है कि 2 काल हो गए, है ना, कौन कौन से, एक तो प्रश्न काल और एक शून्य काल। प्रश्न काल का मतलब हो गया कौन सा, 11 से लेकर 12 बजे तक प्रश्न काल, जिसमें 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर होता है एक शून्य काल, इसमें भी प्रश्न पूछे जाते हैं लेकिन यह जवाब देने के लिए बाध्य नहीं है। पहले वाली स्थिति में क्या है, एक अनुपूरक को थोड़ा छोड़ दो, बाकी 3 में तो जवाब देना है, बाध्यकारी है उसके लिए। तो आप समझ गए कि ये इस प्रकार सवाल पूछते हैं सांसद मंत्रियों से, और इस प्रकार सवाल पूछने से होता क्या, अल्टीमेटली इसका परिणाम क्या है, क्या होता है, परिणाम ये होता है कि इससे मंत्रिपरिषद पे कंट्रोल बना रहता है। किनका, सांसदों का, यानी राज्यसभा का भी। राज्यसभा बस इतना ही नियंत्रण रखती है कि उससे क्या ये डरे हुए रहते हैं कई बार कि यार क्या पता हर्षवर्धन जी एकदम अलर्ट रहेंगे जब भी राज्यसभा आएंगे, तो क्या पता। अब पिछली बार किरोड़ी लाल जी ने पूछा था, इस बार कोई टिड्डियों के मामले में मान लीजिए भूपेंद्र यादव ने उठा के सवाल पूछ लिया, मनमोहन सिंह राजस्थान से राज्यसभा के सांसद वो पूछ ले कि राजस्थान में इन दिनों टिड्डियों का बड़ा प्रकोप है? और मान लीजिए दूसरे मंत्री को बुला ले, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को, चलो आप तोमर साहब बताओ ये
टिड्डियों के नियंत्रण के बारे में सरकार क्या कदम उठा रही है। तो क्या होता है कि इनको अलर्ट रहना पड़ता है, सूचना ये अपडेट रखनी होती है। तो सरकार एक तरह से क्या हुआ, कंट्रोल हो गया, नहीं आपके नियंत्रण में हो गया कोई आदमी, जब आपकी वजह से उसको सतर्क रहना पड़ता हर समय कि किस वक्त वहां सांसद सवाल पूछ ले। तो इसलिए ये क्या कहलाता है, ये जो प्रश्न पूछने का जो सिस्टम है, इस सिस्टम ने क्या आके इस कार्यपालिका पर, इस मंत्री परिषद पर राज्यसभा का नियंत्रण स्थापित कर दिया है। समझ गए? तो आप इसकी एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, ले लिया होगा आपने। अच्छा, एक मैं यहां बता दूं, शायद आपके दिमाग में सवाल उत्पन्न हो रहा होगा कि साहब ये हर्षवर्धन जी, ये जो मंत्री वगैरह जो होते हैं, ये राज्यसभा में लोकसभा में कहां जाते हैं, इनको कहां जाना होता है, कहां बैठना होता है। तो मैं यहां क्लियर कर दूं आपको कि जो मंत्री हैं अभी कितने हैं, 24 + 24 48 + 9 57। ये जो 57 ही मंत्री है ना, नरेंद्र मोदी जी सहित उनके साथ ही जो 57 मंत्री है, ये मंत्री राज्यसभा की बैठकों में भी उपस्थित होते हैं, लोकसभा में भी होते हैं। जैसे जैसे काम होता है कि आज लोकसभा में काम है तो चलो आज लोकसभा में उपस्थित रहेंगे, कोई आमने सामने ही है दोनों। भाई लोकसभा राज्यसभा में कोई फर्क है नहीं, एक ही बिल्डिंग है, छत तो दोनों की एक ही, बस उनका हॉल अलग है, उनका हॉल अलग है। तो इधर से उधर आते जाते रहते हैं कि हर्षवर्धन जी चलो 11 से 11:30 बजे तक तो मान लो राज्यसभा में बैठ गए, अच्छा उधर भी मेरे को जवाब देना है कि 11:30 बजे बाद मेरे को जवाब वहां देना, वहां भी टाइम दिया हुआ है स्पीकर साहब ने, ओम बिरला साहब ने, कि वहां भी मान लो हेमा मालिनी कोई सवाल पूछेगी मथुरा के बारे में, तो उधर जवाब देना है ना। तो फिर क्या आगे 11:30 बजे उठ के वहां चले जाएंगे, 11:15 बजे वहां चले जाएंगे। तो ये मंत्री लोग, केवल मंत्रियों को ये फैसिलिटी मिली हुई है, या ये माने ये छूट मिली हुई है कि ये राज्यसभा की बैठक में भी उपस्थित हो सकते हैं, लोकसभा की बैठक में भी। लेकिन जो सांसद होता है, केवल सांसद जो होता है, किरोड़ी लाल जी अभी, तो किरोड़ी लाल जी सिर्फ राज्यसभा की बैठक में ही जा सकते हैं, लोकसभा हालांकि पास में ही है। ऐसा नहीं उठ के लोग आज राज्यसभा में कोई काम नहीं हो रहा है या छुट्टी है हमारे यहाँ, तो चलो वहां जाके टाइम पास के लिए बैठ जाते हैं लोकसभा में, ऐसे नहीं बैठ सकते। सांसद उसी सदन की बैठक में जाएगा जिस सदन का वो मेंबर है। केवल मंत्री को ही ये छूट मिली हुई कि वो लोकसभा में भी जा सकता है, राज्यसभा में भी जा सकता है। और लेकिन मंत्री के लिए भी ये नियम है कि जब वोटिंग का मामला आता है, अगर वोटिंग हो रही हो किसी मामले में, मत पड़ रहे हो किसी प्रस्ताव को पारित करने के मामले में, तो वोट फिर वो उसी सदन में दे सकता है जिस सदन का वो मेंबर है। आप समझे? अब हर्षवर्धन जी मान लो अभी चांदनी चौक दिल्ली से है ये लोकसभा के मेंबर, तो ये लोकसभा सदस्य है ना, तो अगर वोटिंग का मामला आया तो फिर ये लोकसभा में पावर है इनको वोट देने का, तो राज्यसभा में उपस्थित होते हुए भी वोट नहीं देंगे, लेकिन लोकसभा में वोट दे सकते हैं। तो मंत्रियों को ये छूट होती है। समझ गए आप? ये ध्यान रखेंगे, कहीं आप ऐसा नहीं कि साहब ये मंत्री लोग वहां क्या कर रहे हैं, ये तो क्योंकि हर्षवर्धन जो है, डॉक्टर हर्षवर्धन लोकसभा के मेंबर है, ये राज्यसभा के मेंबर नहीं है, लेकिन मंत्री होने के नाते फिर ये राज्यसभा की बैठकों में भी जाते हैं। सभी मंत्रियों को ये छूट मिली हुई है। अच्छा, दूसरी बात मैं यहाँ क्लियर कर दूं कि ये जो कार्यपालिका पर नियंत्रण करने का तरीका है ना, प्रश्न पूछकर शून्य काल और प्रश्न काल में, ये पावर, ये अधिकार, ये सुविधा लोकसभा को भी मिली हुई है। ये सारे के सारे काम वहां भी होते हैं, ये सवाल वहां भी पूछे जाते हैं, वहां के सांसद भी सवाल पूछते हैं इन मंत्रियों से। समझे आप? वहां तो भीड़ ज्यादा है, 543 लोग बैठते हैं वहां तो इतने लोग पूछने वाले हैं जवाब सवाल। समझे आप? तो इसका मतलब मैंने क्या कहा कि कार्यपालिका पर नियंत्रण करने का जो ये तरीका, और भी कई तरीके हैं, लेकिन ये जो तरीका सवाल पूछने का, ये राज्यसभा के पास भी है और लोकसभा के पास भी है। लोकसभा के पास तो हटाने का तरीका भी है, बिल्कुल घर भी भेज सकते हैं वो तो मंत्री परिषद को, लेकिन इनको घर भेजने का अधिकार नहीं है। ये तो बेचारे जैसे सवाल पूछ लो, उनके जवाब जान लो, या अभी आगे बताएंगे आपको स्थगन प्रस्ताव वगैरह, ये है ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, ये है, तो ये तरीके ही हैं इनके पास नियंत्रण स्थापित करने के। बाकी जो मेन हथियार है हटाने का, वो तो लोकसभा के पास ही है।